नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बात करना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आप जान सकते हैं कि झारखंड सरकार अब 26,000 जेटेट पास विद्यार्थियों के लिए अब बहाली निकालने वाली है। तो अब आप लोग जग जाइए और अभी से ही लग जाइए। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अब मैं लगातार इस तरह का आपको जेट टेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बुक से ही अधिकतर आते हैं, और उसका मैं तैयारी पूरी तरह से कराने का कोशिश करूँगा। और अगर इस एनसीईआरटी बुक को आप पूरी तरह से मेरे चैनल के द्वारा आप अगर पढ़ लेते हैं, आप तैयारी कर लेते हैं, तो ये निश्चित है आपको जो है सो सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसको आप ज़रूर देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। मैं पूरा अध्ययन लाइन बाय लाइन करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक नंबर का कोई भी गेस लेते हैं, किसी तरह का कोई भी पेपर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा नहीं दिया रहता है, तो उससे दिक्कत होता है कि आने वाले समय में तैयारी नहीं हो पाता है, ऐसे विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर पूरा आप किसी तरह के क्वेश्चन को आप जवाब देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पूरा गेस पढ़ना पड़ेगा, किताब ही पढ़ना पड़ेगा। उसका लाइन बाय लाइन आपको अध्ययन करना होगा, और उसको आपको नोट भी कर लेना होगा दोस्तों। तो चलिए, आज हम क्लास 8 का बुक है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, एक बुक का नाम है। आप इसको पढ़ सकते हैं घर पे भी, और नहीं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, ये तो आपको दिया गया है कि अगर आपने कभी पिछले कक्षाओं में अगर भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि हमारे संविधान का निर्माता कौन है, कौन लिखे हैं। तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका देख सकते हैं यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। यही व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को लिखे हैं। लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, और इनको लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप देख सकते हैं। और हमारे कहा जाए तो हमारा जो भारतीय संविधान जो है सो एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान यानी लिखित संविधान माना गया है। देख सकते हैं आप इसको कर सर, आप देख सकते हो। आपको अगर तैयारी करना है तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे हमारा मान के चलिए, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है सर। तो आप इस यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन उठा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का है कि अमेरिका का है कि चीन का है, कहाँ का है। तो आपको अगर पढ़ के गए होंगे कि हमारा ही है, लिखा हुआ है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो हमारा यानी हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत का हुआ ना। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और चिंतन का परिणाम है। तो अर्थात ऐसे ही संविधान नहीं लिखा गया है, इसके बारे में चिंतन किया गया, संघर्ष किया गया, कई आंदोलन किए गए, तब जाकर के हमारा ये भारत आज़ाद हुआ। आपको पता होगा कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हुआ था। महात्मा गांधी जैसे महान नेता, सुभाष चंद्र बोस, कई ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं जो बढ़ चढ़ कर के नेता लोग भाग लिए थे। उसके बाद हमारे देश में जो भी लोग थे, हमारे मैंने बुद्धिस्ट जीवनी लोग थे, वो सोचे कि हमारा देश कैसे चलेगा, अराजकता आ जाएगा अगर कोई नियम कानून नहीं रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने इस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को कैसे सुदृढ़ तरीके से रहेंगे, उसके लिए उन्होंने एक नियम कानून बनाया है, और वो संविधान लिखे। उसी संविधान को पालन करना पड़ता है हम सभी लोगों को। तो भारत के जो राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया था। अगर देखा जाए तो जो औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून, आप देख सकते हैं, हमारे जो भारत में जो बाहरी लोग आए थे, अंग्रेज़ लोग आए थे, उनके द्वारा जो है कानून बनाया गया था। उस कानून से सभी लोग कहा जाए तो त्रस्त थे, एकदम सब बहुत ही तंग थे उस कानून से। ऐसा कानून था कि एक कहिए राजतंत्र था। और तब स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता ने ये महसूस किया कि इस देश में यानी इस देश में
जो है सो राष्ट्र का स्वरूप एक कैसा होना चाहिए, तो एक लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक नंबर का मतलब हो सकता है उठेगा कि भारत संविधान में कैसा मतलब शासन है या राष्ट्र का स्वरूप है, तो आपका लोकतांत्रिक होना चाहिए। हम लोकतांत्रिक ऑप्शन देगा, राजतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है, इस तरह से किसी भी तरह का दे सकता है, ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिससे हर नागरिक समान हो। इस अध्याय में हम देखेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, इस अध्याय में हम देखेंगे, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आयामों से ही भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने का उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आयाम क्या क्या चीज़ है, आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अभी सबसे पहला आ जाता है फेडरलिज्म, संघवाद जिसको कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ से प्रश्न उठेगा दोस्तों कि हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था अपनाया गया है, एकात्मक है कि संघात्मक है। यहाँ संघीय व्यवस्था आपको संघीय ऑप्शन में रहेगा, आपको मारना होगा। संघवाद से तात्पर्य है कि मतलब, तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आयाम कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है दोस्तों संघवाद, जिसको इंग्लिश हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। जैसे हमारे भारतीय देश में हम लोग जितने भी भारतीय हैं, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 3 स्तर की सरकारें कार्य करती हैं, जिसमें हमारा देश में केंद्र सरकार आ जाता है, इसको हम संघ सरकार भी बोल सकते हैं दूसरे लोग को। राज्य सरकार हैं, फिर और स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं, जिसको हम लोग पंचायती राज फिलहाल हम लोग जानते हैं, जिसमें जिला परिषद मुखिया हो गया और उप मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, ये सारा चीज़ का मतलब चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है। पिछली कक्षा में आपने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया है। भारत में सभी स्तरों की सरकारों को हम विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वभाव है, मतलब अधिकार है दोस्तों, अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकारों का है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है, जैसा कि आपको पता होगा। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची एवं तीसरा है समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची में देखा जाए तो सुरक्षा हो गया, वित्त संचार हो गया, ये वित्त संचार जैसे ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मतलब जिम्मेदारी भरा और चुनौतीपूर्ण रहता है। इस तरह के कानून के लिए, सुरक्षा के लिए आप देश पर देख सकते हैं सेना का भर्ती हो, चाहे जिस स्थल सेना हो या जल सेना हो, वायु सेना हो, किसी तरह की भी सेना हो, उसमें केंद्र सरकार ज़्यादा मतलब रिस्क लेती है। और आप देख सकते हैं कि राज्य सूची में केवल पुलिस वगैरह की बहाली होता है, तो इसलिए यहाँ पर संघ सूची में सुरक्षा से संबंधित जो भी होता है, जो भी सेना का भर्ती होता है, केंद्र सरकार मतलब अपना जिम्मे में लेती है, उसके अंतर्गत रखा गया है। और वित्त हो गया, जैसे फाइनेंस से संबंधित, जैसे आय व्यय से संबंधित जो भी होता है, देश से पूरा केंद्र का स्तर जो देश का पूरा भार होता है, इसलिए वित्त कानून बनाने का अपना पास रखते हैं। संचार जैसे हो गया, संचार आप समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि टेलीविज़न से जो भी दूरसंचार है, कंपनी मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट के माध्यम से जो भी है, मीडिया संचार जो भी है, वो सारा चीज़ आता है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों का रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य संबंधी विषय, जैसे कि राज्य सूची में क्या होता है, केवल जैसे मुख्यमंत्री हो गए, जितने भी राज्य के मंत्री होते हैं, वो सारा कानून बनाते हैं। जैसे भूमि संबंधित हो गया, कृषि संबंधित हो गया, पुलिस वगैरह, ये सब आदि होते हैं, इनके अंतर्गत में आते हैं। पुलिस की ज़्यादा करके हर एक राज्य, प्रत्येक राज्य, जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं ना, तो सारे राज्य जो है सो आपको मतलब बहाली लेते हैं,
सभी राज्य स्तर पर पुलिस की बहाली होती है, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा दिया गया है जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, उनका अपना अपना हक अधिकार है। लेकिन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। आज जहाँ जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है, इन विषयों को किस में रखा गया है दोस्तों? तो इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। में देखा जाए तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों चीज़ को रखा गया। तो प्रश्न उठेगा कि शिक्षा किस के अंतर्गत, मतलब किस सूची के अंतर्गत आता है, या स्वास्थ्य? तो तीनों ऑप्शन रहेगा। तो आप बेहतर होगा कि आप समवर्ती सूची में टिक मारिएगा। जब इस सूची के विषय के ऊपर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून पे अगर राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर हुआ है, वह कानून उस राज्य में मान्य होता है, यानी मान्य भी होगा। अब देख सकते हैं श्रोता, भारत के सभी लोगों को इन कानूनों और नीतियों का पालन करना होता है और प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। दोस्तों, भारत के सभी लोगों के इन कानूनों को तो पालन करना ही होता है, साथ ही साथ प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, तीसरा अगर देखा जाए तो संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है, अब वो देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या आता है वो आपके सामने मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। यहाँ पर पूछता है कि हमारे देश में कैसा पद्धति को अपनाया गया है, पूछ देगा संसद। तो आपको याद होगा, आपको रखना पड़ेगा ये टॉपिक, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। ये संसदीय शासन पद्धति आपको याद रखना पड़ेगा। संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका यानी देखा जाए तो कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट में निहित होती है। यानी मंत्रिमंडल एक समूह होता है जिसमें सरकार मतलब उसमें फैसला लेता है। तो जो भी कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले कैबिनेट में पास होता है, सभी मंत्रिमंडल लोग बैठते हैं, उसका सभी का हस्ताक्षर, साइन और सभी का अपना अपना राय मंतव्य होता है और उसी कैबिनेट में पास होता है, तब जाकर के कोई नियम कानून बनता है। कार्यपालिका को शक्ति किसने दिया है भाई? विधायिका। तो ये विधायिका से ही प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो कार्यपालिका का शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है, तथा वह अब विधायिका से अगर शक्ति प्राप्त होता है उसके प्रति ही उधर उत्तरदायी भी होगी। तो कार्यपालिका का शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। अब देखा जाए तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो राष्ट्रपति। यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, पक्का उठेगा यहाँ से उठेगा एक क्वेश्चन, यहाँ से एक केंद्र स्तर का कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर एक टॉपिक आया है जो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो भी लोकसभा से चुनाव लड़ करके आते हैं, सांसद लोग होते हैं, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, और देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे भी प्रश्न उठाएगा तो मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, फिर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको वहाँ टिक मारना होगा। अब देख सकते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल जुडिशरी का व्यवस्था किया गया हमारे देश में। भारत के संविधान में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो हमारे भारत संविधान में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है यह किसी के कार्यक्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या फिर सरकार के निर्णयों का हस्तक्षेप नहीं होता है, चाहे जो भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें दबाव नहीं डाल सकता है। ये बिल्कुल एक स्वतंत्र संस्था है, व्यवस्था है न्यायपालिका। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना प्रॉब्लम समस्या लेकर के जाते हैं।
उसके बाद देख सकते हैं इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करती है, अर्थात ये किसी सरकार के लिए नहीं काम करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए न्यायपालिका मतलब काम करे। अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर कुछ गलती करेंगे तो उनको भी कानून सबक सिखलाने का काम कर सकती है, क्योंकि कानून स्वतंत्र होता है। उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सभी अलग अलग हैं। राज्य स्तर के लिए हाई कोर्ट होता है, और अगर हाई कोर्ट में नहीं कोई सुनवाई होता है, अगर कोई अपना जो आवेदक है, जो प्रताड़ित किया हुआ पीड़ित व्यक्ति है, अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो अपना उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना न्याय का गुहार लगा सकेंगे। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या है भाई? तो सबसे पहले देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति तो इसका मतलब जो न्यायाधीश लोग होते हैं, वकील होते हैं, उनका जो न्याय देते हैं, न्याय जज लोग जिसको सभी जज होते हैं, उनको मतलब कौन? राष्ट्रपति जो जरूर कर देते हैं बहाली, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, और कोई उपाय ही नहीं। महाभियोग क्या है इसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति, जैसे जो भी उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय में जो भी कर्मचारी लोग काम करते हैं उनकी नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित केवल न्यायालय को होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाकर के उनको बहाल कर दिए है और उनका ये होगा। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर देखा जाए तो फिर एक और प्रावधान है जिसमें न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का प्राय उल्लंघन होते रहा है। कई बार ऐसे न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल भी बने हैं, मंत्री परिषद भी बने हैं, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष भी उन्हें बना दिया गया है, और इस तरह से मतलब खंडन हुआ है इस कानून का। कोई तो बहुत सारे ऐसे संविधान में कानून है जिनका खंडन हुआ है। अब देखिए है चौथा इसका जो प्रावधान था, न्यायाधीशों में अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से व्यय होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि न्यायाधीशों में कर्मचारियों का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार है। सभी इस देश में रहने वाले जितने भी पीपुल हैं उनको सभी फंडामेंटल राइट्स है, सभी लोगों का अपना अपना फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमारे, जिसमें मौलिक अधिकार आता है हमारा फंडामेंटल्स राइट जिसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हो समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। अर्थात समाज में व्यक्ति के जो विकास के लिए जो भी व्यवस्था किया गया, प्रदत्त व्यवस्था है, जो भी खाने पीने या काम करने का उसका जरिया है या नौकरी पेशा का जरिया है, जितना भी व्यवस्था है वो सारा उसका अधिकार कहा जाता है। सभी व्यक्ति को अपना अपना अधिकार है किसी भी जिला में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर जाकर के काम करने का। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान भी करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए आपको बता दें व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार को संविधान की, हाँ यहाँ पर आप इसके ये पूछ सकता है, जैसे यहाँ से आप देखा जाए ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पूछ देता है कि इस अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये अंतरात्मा, संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान के भाग, हाँ ये भी आपको अंडरलाइन करना होगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब अनुच्छेद इसमें आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें आपको सारा चीज़ मिलेगी।
मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। शुरू में तो 7 अधिकार थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन हुआ था। उसका हालांकि डिटेल यहाँ पर नहीं है, शायद 73वां और निशान बता देंगे तो हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये जान लेना है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्याय की शरण में जा सकता है। यानी न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं किसी तरह का मतलब समस्या को लेकर के। उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार है, जिसे पहला है आपका समानता का अधिकार। मतलब समानता का अधिकार में क्या होता है, कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिफरेंट किसी को मानेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान या होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए और समान अवसर प्रदान करेगा। लेकिन अभी कुछ हमारे राज्य में, किसी भी राज्य में इसके लिए अपने राजहित के लिए सरकार का यही अधिकार है कि मतलब अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ पिछड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए अपना राज्य में मतलब कुछ कानून बना देते हैं और वहाँ को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को विकास करने के लिए, वहाँ के लोगों को और ज़्यादा अवसर देने के लिए वहाँ पर कानून ऐसे लगा दिया जाता है। और इस नियम कानून को मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसका पालन नहीं किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार देखा जाए, यहाँ पर हम दूसरा जो है सो आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता। दोस्तों दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी विभाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे ये सब अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये तीसरा नंबर में आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम, धंधों में लगाना, मजदूरी कराना, ये सब क्या है तो अपराध है। इसलिए 14 वर्ष से कम बच्चों को होटल वगैरह में काम नहीं लगाना चाहिए। इससे कानून कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है। दोस्तों आगे है चौथा नंबर में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और आपका देख सकते हैं 5वां नंबर में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अर्थात संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए सभी अपना अपना कोचिंग संस्थान खोल करके बैठे हैं और इसके लिए सरकार ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर लगता है आपको दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मतलब यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो दोस्तों मौलिक, अब देखो हमारा क्या आ जाता है, अगर अधिकार दिया है तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों का पालन का भी कुछ उम्मीद करता है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे मौलिक अधिकार दे दिया है, कुछ कर्तव्य भी। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो देश की एकता एवं अखंडता को अनुरक्षण रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में वर्णित कर्तव्य निम्नलिखित है, जो 11 टोटल होते हैं, जिसमें हम एक एक करके बता रहे हैं। संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर भी करना चाहिए सभी लोग। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को यानी अक्षुण्ण रखना चाहिए।
चौथा है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। पाँचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग भी करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना है दोस्तों। अगला है, आप देख सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परीक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इसकी रक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के यानी सभी कहा जाए तो क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। माता पिता ये संरक्षण के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या फिर प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। सारे मौलिक कर्तव्य हैं। आप ये भी जान लीजिए कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या कितना है? 11। अभी जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ था उसके बारे में बताया हूँ। ये देख सकते हैं 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। यानी भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने की इसकी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब देख सकते हैं भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। यहाँ से आ सकते हैं एक टिक मान लीजिए। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में विद्यालय, कचहरी हो गया या थाने और दफ्तर जैसे सब सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को स्थान देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अर्थात संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका निष्कर्ष यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते हैं। राज्य किसी नागरिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। दोस्तों कुछ मानवाधिकार है जो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 1948 में देख सकते हैं 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जो है सो 10 दिसंबर को हर एक साल मनाए जाने की घोषणा किया गया। इसमें मेन चीज़ यही फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा हर एक साल मनाए जाने का इसका घोषणा किया गया। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आगे मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें आगे प्रेरणा मिलेगा और हमें कुछ सीख मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।